आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपका सवाल, फिर अब अगर हम वायु प्रदूषण में जाए, वायु प्रदूषण का भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन में ही कवर हो गया है, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, तो वायु प्रदूषण से क्या क्या बीमारियां होती है, ये सारी चीजें आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन में ही हो गया है। तो आपका किसी भी तरह का अगर स्रोत या फिर उसका वायु प्रदूषण का किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ रहा है, वैसे सवाल आएंगे तो आपको सबसे पहले वायु प्रदूषण का परिभाषा लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है जो आपको पूछा गया है, स्रोत या फिर कैसे मानव पे, आपका मानव स्वास्थ्य पे किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चीजें आपको बाद में लिखना है। पहले आपको परिभाषा लिखना है, ठीक है। और वायु प्रदूषण में ऐसा एक्स्ट्रा और कुछ है नहीं दिया हुआ। वायु प्रदूषण में आपका आ सकता है ये जो अर्बन स्मॉग है। हाँ, नगरों के ऊपर कोहरा, जैसा कोहरा जिसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है, ये जो शहरी धूम्र कोहरा है, स्मॉग जिसे बोलते हैं, अर्बन स्मॉग, इस पे आपको सवाल मिल सकता है कि अर्बन स्मॉग क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। और ये हो सकता है कि वायु प्रदूषण से क्या क्या मानव स्वास्थ्य के अलावा किस किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप एसिड रेन का लिखोगे, आपका यहाँ पे ही है, आपका यहाँ पे ही है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है, तो आपको ये लिखना है तब एसिड रेन के बारे में। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि एसिड रेन किस तरह से होता है वायु प्रदूषण के वजह से। तो उसमें आप लिखोगे कि वायु प्रदूषण में जो जो हार्मफुल जो रसायन होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स जो होते हैं सल्फाइड के या फिर नाइट्रोजन के, तो ये सारी चीजें जो सल्फ्यूरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं या फिर जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, तो वो जाके हवा में मिलके दूसरे जो पदार्थ होते हैं उनके साथ मिलके वो बन जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो उससे आपका जो वर्षा का पानी होता है वो अम्ल होता है, उसका जो पीएच लेवल है वो काफी, वो जो स्तर होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, और उससे जाके एसिड रेन होता है, मतलब अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, आपको वो सब अच्छे से लिखना है। काफी इजी सवाल आते हैं यहाँ से, इतने सवाल कवर करता करता भी नहीं है चैप्टर, बड़े बड़े सवाल ही करते, छोटे सवाल तो होते नहीं है इतने। फिर आपका है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में आपका आ सकता है ध्वनि प्रदूषण क्या है और उसके स्रोत क्या क्या है। या फिर आपका आ सकता है थोड़ा सा घुमा के कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत किस प्रकार बदले हैं पहले से अभी तक। तो वो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो आप उसका परिभाषा लिखे। और उसके बाद अगर स्रोत पूछ रहे तो स्रोत आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ऐसा आ रहा है कि किस प्रकार बदला है पहले से, तो आप ऐसे लिखेंगे कि पहले अ, गाड़ी गाड़ी मोटर वाहन गाड़ी या फिर एरोप्लेन, ये सब चीजें नहीं थी, और मशीन नहीं थी, निर्माण कार्य में मशीन नहीं इस्तेमाल करते थे हम, तो इतना ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं थे, तो इतना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं था। लेकिन अभी इन सब चीजों के वजह से ध्वनि प्रदूषण के स्रोत में बदलाव आ गया है, तो आपको वैसे लिखना है। ठीक है, और दूसरे सवाल ध्वनि प्रदूषण से आते नहीं हैं। और ये जो आपका दिया हुआ है, ओशंस 10 टाइम नॉइजियर देन 40 years ago, तो ये आप बस एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है, यहाँ से सवाल नहीं आता। उसके बाद
अभी हम आते हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजल में, जो कि है नगरीय अपशिष्ट निपटान में। उसमें है कि आपका जो सवाल आ सकते हैं इसमें कि किस प्रकार के आपके किस प्रकार का कचरा आपका नगरीय इलाके में आ, होता है, और उसको इस तरह से निपटाया जा सकता है। तो उसमें आपको लिखना है कि नगरीय इलाके में ठोस कचरा होता है, और ठोस कचरे का मतलब ये है कि जो पुरानी चीजें होती है, पुरानी जो इस्तेमाल की हुई चीजें होती है, जैसे कि किसी तरह का धातु इस्तेमाल किया हुआ, या फिर टूटा हुआ ग्लास, प्लास्टिक, या फिर पॉलिथीन, ये सारी सीडीज, ये सारी चीजें जो यहाँ वहाँ फेंकी हुई मिलती है इस्तेमाल होने के बाद, वही सारी चीजें ठोस कचरा होती है। और जो नगरीय इलाका है उसमें इस तरह के चीजें मिलती हैं, वो आप लिखोगे। और उसके बाद अगर आता है कि उनको निपटाने के तरीके क्या क्या होते हैं, तो आप फिर लिखोगे कि लैंडफिल्स में आपको ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाता है कुछ कचरों को, और कुछ कचरे लैंडफिल्स में होते हैं और उनको फिर रिसाइकिल किया जाता है या फिर यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आप लिखोगे, ठीक है। इसमें और सवाल आ सकता है कि क्या क्या परेशानियां हैं ये अ, ठोस कचरे को निपटाने के। वो ऑलरेडी टेक्सचुअल क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है 2.3 में, तो उसको फिर से नहीं करना इतना। वो ही सवाल आप अच्छे से देख लो, वैसे ही सवाल आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। और सवाल आपके आ सकते हैं इसमें से कि ठोस कचरे से कौन सा स्वास्थ्य में मानव स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। तो उसमें आपको लिखना है कि बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि डायरिया, जॉन्डिस और मलेरिया, कोलेरा, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आपको वो मिलेगा यहीं पे। हम्म। हम्म। ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां आपका दिया हुआ है यहाँ पे। हम्म। टाइफॉइड, फिर कल केटू, कॉलर, ये सारी चीजें आपको हो सकता है। और एक सवाल इससे आ सकता है 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, कि अ, ये जो ठोस कचरा होता है वो उसके जो स्रोत होते हैं वो कौन से तरह के होते हैं। उसमें आपको लिखना है वो कौन सी 2 जगहों से होते हैं। तो लिखना है घरेलू प्रतिष्ठान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ठीक है। और फिर घरेलू प्रतिष्ठान में आप लिख सकते हो कि घरेलू प्रतिष्ठान के कहाँ पे जाते हैं कचरा। वो कहते हैं सार्वजनिक जो भूमि होता है वहां पे, या फिर निजी ठेकेदार जो होते हैं उनके पास। और जो व्यावसायिक होते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निकले हुए कचरे, वो कहाँ जाते हैं, वो आपके रिसाइकिल होने के लिए जाते हैं नगर पालिका सुविधा के पास या फिर ऐसे किसी संघ के पास, ठीक है। तो आपको वो लिखना है। और आपका आ सकता है यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन में कि अ, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, जो बड़ी बड़ी महारियां होती है, उनमें कितना प्रतिशत आपका ठोस कचरा निकलता है। तो वो सवाल आया नहीं है कभी भी, लेकिन वो आ सकता है। उसमें आपको कितना लिखना है, 90% होता है महानगरियों में, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इनमें 90% ठोस कचरा निकलता है, आपको वो लिखना है। और जो दूसरे शहर और कस्बे हैं उसमें कितना होता है, 30 से 50%
कचरा निकलता है जो सड़कों पे रहता है। तो ये चीज आपका इतना होगा। फिर आपका जो ये है केस स्टडी, तो इसमें आपका है प्रदूषक भोक्ता। ठीक है, प्रदूषक भोक्ता के बारे में है। ये आपका क्या है, ये पूरा केस स्टडी आपका दिया गया है कि कैसे कैसे ये दौराला मेरठ में किस तरह से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया था, लेकिन उसको किस तरह से वापस से ठीक किया गया है, वो प्रदूषित जगह को, उसका जो भूमि के अंदर का जल जो प्रदूषित हो गया था उसको किस तरह से किया गया है। सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो बाकी प्रशासन और वहाँ के स्थानीय लोग थे, वो सबने मिलके किस तरह से अ, उस जगह को फिर से सुधारा है। ठीक है, वो चीज के बारे में वो चीज के बारे में इस पूरे कहानी में दिया गया है। आप एक बार पढ़ोगे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका ये क्या क्या हुआ है, या आपके इंटरेस्ट के लिए ये पढ़ने के लिए। और उसमें आपका है कि प्रदूषक, ठीक है, आपका ये आ सकता है कि प्रदूषक भोक्ता क्या है। तो उसमें आप क्या लिखोगे कि वो एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब कि वैश्विक नियम है जिसके आधार पर क्या होता है, इस पूरे कहानी से आपको पता चलता है। ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि आप क्या लिखोगे कि ये एक वैश्विक नियम है जिससे कि जो लोग जो कंपनी या फिर जो कंपनी या फिर जो लोग या फिर जो प्रशासन प्रदूषण का कारक बनता है, वो प्रदूषण मिटाने में मदद करता है। ठीक है, उसके लिए वो पैसे खर्च करे, चाहे या फिर वो अपने इंसानी ताकत को खर्च करे, तो वो उससे वापस से उस जगह में प्रदूषण कम करने में मदद करता है। आपका ये सवाल सवाल 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज लिखना है। अभी हम आते हैं ग्रामीण शहरी प्रवास में। तो इसमें आपका सवाल बस यही आएगा ग्रामीण शहरी प्रवास में कि किस तरह से ग्रामीण शहरी प्रवास एक भौगोलिक समस्या प्रकट कर रहा है। तो वो चीज ही आपका आएगा, वो पूरा जो एक्सप्लेन्ड है, समझाया है जो मैंने, वो बहुत बार मैंने समझा दिया है इसमें भी, इस चैप्टर में भी, और जो प्रवास वाला जो चैप्टर था उसमें भी। तो उन दोनों के बेसिस पे आप पूरा आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आपके पास नोट्स भी होंगे, तो अच्छे से आप लिख दोगे और बाकी दूसरा सवाल आएगा नहीं। और ये जो केस स्टडी है, केस अध्ययन जो है, उसे सवाल आते नहीं हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। बाकी जो आपका गंदी बस्तियों का जो समस्या है उसमें से क्या क्या सवाल आ सकते हैं हम देखते हैं। उसमें से जो सवाल आना था वो आपके इंटेक्स क्वेश्चन ने ही कवर कर लिया है। जैसे कि आपका दिया हुआ था कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन इंडिया, मतलब कि आपका जो है कि गंदी बस्तियों की समस्या को का वर्णन कीजिए। तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या समस्या है क्या नहीं है। तो आपका वही सबसे सवाल आएगा और कुछ नहीं आएगा। बाकी ये जो धारा का जो आपका केस अध्ययन है उससे भी इतना कुछ आएगा नहीं। तो वो सवाल आप 150 वर्ड्स के लिए पूरा करोगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा चैप्टर। बाकी आपका उसी के अंदर से ही छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं 2 नंबर के लिए कि ये जो स्लम्स होते हैं, जो गंदी बस्तियां होती है, ये क्या होती है, वो आ सकता है। या फिर उनकी वजह से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है समाज में, वो सवाल आ सकता है 2 नंबर के लिए। या फिर ऐसा आ सकता है कि नगरों में किस प्रकार से नगरों में किस प्रकार से आपका नगरों के किस प्रकार से आपके दो पहलू हैं। एक तो
तब आप लिखोगे, एक तो ऐसा है कि नगरों में बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखते हैं, लोग सोचते हैं कि सब वहाँ पे अमीर होते हैं, और सब जो आर्थिक स्थिति या फिर सामाजिक स्थिति हर तरह से वो काफी ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन उसी उसके ही ऑपोजिट में आप देखो तो जो बस्तियां होती है, जो लोग गंदी बस्तियों में जाके बस जाते हैं, उनका काफी बुरा हालत है। तो आप वो सब अच्छे से वर्णन करके लिखोगे। ऐसे इतना घुमा के सवाल आता नहीं है, पर फिर भी आप ऐसे प्रिपेयर करोगे इसका स्लम्स का जो 150 वर्ड्स का आंसर, उसी में आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद ये एक सवाल आपका है दिया हुआ, गंदी बस्तियों के निवासियों के बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित क्यों रह जाते हैं। तो वहां पे आप लिखोगे कि वो इतने गरीब होते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का क्षमता नहीं रख पाते हैं, और उसी के साथ ऐसा होता है कि वो बच्चे इतने ज्यादा बीमारियों से घिर जाते हैं, क्योंकि वो इतनी गंदी एक जगह में रहते हैं। और साथ में ऐसा होता है कि वो गरीबी की वजह से उनको काम करना पड़ता है बहुत ही कम उम्र में, और वो बुरी बुरी चीजों में, जैसे कि शराब के नशे में या फिर अम, दूसरे अपराधों में, गुंडागर्दी में, या फिर लायन वगैरह, ये सब चीजों में ये सब चीजों में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा घुस जाते हैं, और इस वजह से उनको स्कूल का शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो आपको वो लिखना है। ठीक है, तो लास्ट में देखते हैं आपका नवीनीकरण से आ सकता है। तो इसमें आपका आ सकता है, इसका भी हमने देख ही लिया है लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका आ सकता है कि क्या क्या कारण है भू नवीनीकरण के। ठीक है, वो एक सवाल आ सकता है। दूसरा एक सवाल आ सकता है कि जो आपका वेस्टलैंड है, ठीक है, तो वो कैसे बना है, उसके क्या क्या कारण है, वो सारी चीजें आपकी आ सकती है यहाँ पे। तो तब आप लिखोगे कि उसके कौन से कारक हैं, जैसे कि उसको आप पहले तो अलग अलग करके आप उसको अलग अलग करके ऐसे भाग में डिवाइड करोगे कि उसके प्राकृतिक कारक क्या है, उसके मानव कारक क्या है, मानवीय प्रक्रिया की वजह से कौन सा हो रहा है, वो क्या क्या कारक है। उसके बाद आप लिखोगे कि उसके अंडर क्या क्या है, आप डैश दे के फिर लिख दो कि जैसे प्राकृतिक कारक में आपका आ जाएगा कि प्राकृतिक कारक में ये सब आ जाएगा आपका। प्राकृतिक जैसे मरुस्थल हो गया, फिर बंजर जमीन हो गया, ये सारी चीजें आप प्राकृतिक कारक में डाल दो। मानव कारक में भी ये सारी चीजें आप आराम से डाल दोगे तो हो जाएगा। तो और कोई सवाल इसमें से आ नहीं सकता है। और जो आपका ये केस स्टडी दिया हुआ है, केस अध्ययन जबुआ डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसमें से ऐसा सवाल आ सकता है कि किस तरह से आपका जो वो नवीनीकरण है, वो किस तरह से जो अ, सांझी संपदा संसाधन है, वो किस तरह से एक संप्रदाय मिलके उस उसमें मदद कर सकता है, मतलब किस तरह से एक कम्युनिटी लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकता है। तो वैसा सवाल आ सकता है आपका 2 नंबर के लिए। तो आप उसमें लिखोगे कि ये जबुआ का जो ये एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देख के आप लिख सकते हो कि किस तरह से सारे लोगों ने मिलके जो सांझी संपदा संसाधन है वहां पे वृक्षरोपण किया, और फिर उस जगह को भू नमीनीकरण से के प्रभाव से निकाला। तो वैसे करके आप उसका आंसर लिखोगे, और इस पूरे चैप्टर से और कोई सवाल आ नहीं सकता है, इतना आप कर लोगे काफी है। बस मैं बोलूंगी ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 12.1 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजों का आप बस कॉन्सेप्ट याद रखो, सारी चीजों का स्रोत याद रखो, वो कैसे हुआ है वो पढ़ लो, और अ, उसको सुधारने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो कर लो। बस इस चैप्टर में इतने ही है, मतलब आपको हर चीज का
तो चीज का किस किस तरह से वो आ रहा है, कहाँ से वो समस्या प्रकट हो रहा है, और उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। ठीक है, वो दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना है पूरे यूनिट में। जब भी आप पढ़ो इसको, तो आप आराम से किसी भी प्रकार का आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अ, आशा करती हूँ मैं आपको समझ में आया हो आपके बोर्ड्स के लिए। ये पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन हेल्प करे और आप और बेहतर तरीके से आंसर लिख पाए बोर्ड्स बोर्ड्स में। और इसी में ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।